स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का। इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देख लें यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेसेस। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को दो फेसेस में डिवाइड किया जाता है। एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे किसकी, लाइट रिएक्शन की, और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन को। तो चलें स्टार्ट करते हैं किससे, लाइट रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन के बारे में कहा जा रहा है कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट फेज। यानी लाइट रिएक्शन के लिए हम दूसरी टर्म क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लाइट लाइट डिपेंडेंट फेज भी कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इट ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि ये हमेशा रोशनी की मौजूदगी में, यानी इसके लिए लाइट नेसेसरी है। इट अकर इन थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन, और ये कहाँ पर होता है, ये थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है। अगर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकॉइड्स हैं, और थाइलोकॉइड्स की मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये लाइट रिएक्शन होता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, NADPH बनता है, और ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। देखो बाई प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मेन प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन की जो मेन प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने डार्क रिएक्शन में यूज होना है, वो एटीपी और NADPH2 हैं। ऑक्सीजन जो है अब ये बाय प्रोडक्ट के साथ जो है वो क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई है। सॉरी, मेन प्रोडक्ट के साथ ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बाय प्रोडक्ट। और ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो चलें अब देखते हैं सबसे पहले कि ये एटीपी और NADPH और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होते हैं। मैं एक जनरल सी पहले आपको समरी दे देता हूं कि किस तरीके से ये एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो, अब हमें पता है कि फोटो लाइट रिएक्शन में दो किस्म के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक वो होता है जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2, एक वो होता है जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2, और दूसरा वो है जिसको हम कह रहे हैं फोटो सिस्टम 1। ये इनकी अरेंजमेंट की बेस पे 1 और 2 नाम नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये पहले डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 2 जो है ये बाद में डिस्कवर हुआ है। अच्छा, अब ये जो फोटो सिस्टम 1 2 है, ये लाइट की कितनी वेवलेंथ पर एक्टिव होता है, P680 लाइट की वेवलेंथ पर एक्टिवेट होता है। तो इस वजह से इसको हम P680 कहते हैं, और ये 700 पर होता है तो इसको हम कहते हैं 700। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है लाइट रिएक्शन का। इन फोटो सिस्टम पर, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पर जैसे ही लाइट पड़ती है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट के फोटोन जब स्ट्राइक करते हैं इनके एंटीना कॉम्प्लेक्स पर, और एंटीना कॉम्प्लेक्स से आपको पता है कि ये एनर्जी कहाँ चली जाती है, रिएक्शन सेंटर की तरफ। बता चुका हूं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर क्या होता है। जब रिएक्शन सेंटर, मतलब रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, जब रिएक्शन सेंटर यानी जो क्लोरोफिल है, उसको जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्साइटेड होके अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे। दो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएंगे, इससे निकल जाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जब ये लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट के फोटोन इनसे स्ट्राइक करते हैं, तो इनके रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा जब उसके पास एनर्जी आती है, तो उस ज़्यादा एनर्जी की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर वो बूस्ट हाई एनर्जी लेवल पर क्या आ जाती है, तो बूस्ट करके बाहर क्या कर जाते हैं, बाहर इससे रिलीज हो जाते हैं क्लोरोफिल से। अच्छा, वैसे भी आपको पता होगा कि हमें भी जब कोई एक्साइटेड न्यूज़ मिलती है तो हम अपनी जगह पर नहीं रहते हैं। हम अपनी फ़ौरन जगह छोड़ देते हैं, और हम चाहते हैं अपनी एक्साइटेड न्यूज़ लोगों के साथ क्या करें, शेयर करें। तो इसी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन को भी जब ज़्यादा
एनर्जी मिली, वो ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो उन्होंने अपने ऑर्बिट छोड़ दिए। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए फोटो सिस्टम 1 से और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए किधर से, फोटो सिस्टम 2 से। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर अच्छी खासी एनर्जी है। अब क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 जो है इसके साथ यहाँ पर बैठा हुआ है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2। और ऐसा ही एक प्रोटीन जो है वो फोटो सिस्टम 1 के साथ भी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको फोटो सिस्टम बताया था तो फोटो सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम 1 और 2 में जो रिएक्शन सेंटर है उनमें प्रोटीन अलग-अलग हैं, यानी क्लोरोफिल तो दोनों ही रिएक्शन सेंटर में है, लेकिन दोनों के प्रोटीन डिफरेंट हैं। तो आप देख लें कि फोटो सिस्टम 2 जो है उसके पास जो प्रोटीन है वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 और फोटो सिस्टम 1 के पास जो प्रोटीन है वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं कहाँ से, फोटो सिस्टम 2 से, इन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा फोटो सिस्टम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2। यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको कौन कैप्चर कर लेगा, इसको कैप्चर कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2। और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं फोटो सिस्टम 1 से, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इनको कौन कैप्चर कर लेगा, इनको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इनको एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। ये देखो, अभी तक मैंने बात बताई, वो क्या बात बताई कि फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जब इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट, जब इनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, यानी ये सनलाइट को जब एब्जॉर्ब करेंगे, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इनके एंटीना कॉम्प्लेक्स इनके रिएक्शन सेंटर को एनर्जी देंगे और रिएक्शन सेंटर के अंदर ज्यादा एनर्जी की वजह से इसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, वो एक्साइटेड हो गए ज्यादा एनर्जी की वजह से और उन्होंने अपने ऑर्बिट छोड़ दिए और वो उनसे बाहर निकल गए। जब ये बाहर निकल गए एक्साइटेड होकर, तो ये इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल पर बाहर की तरफ एक्साइटेड हो गए, तो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 ने। और फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 ने। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, इसके इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ज़ाहिर-सी बात है जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो गया ना, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसके भी जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी इसको भी अब क्या चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए इन दोनों को, क्योंकि इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनके निकल गए। निकाल तो दिए इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो P6 है 80 के जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कौन करेगा? वो जो इलेक्ट्रॉन चले गए वो तो चले गए, वो दोबारा वापस यहाँ नहीं आएँगे। लेकिन इसको जो फोटो सिस्टम 2 को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएँगे? तो देखो इसको जो इलेक्ट्रॉन आएँगे ना फोटो सिस्टम 2 को, तो वाटर जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज़ होता है ना, वाटर क्या करेगा, वाटर सनलाइट और एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा H और OH में। जो ये H हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस फोटो सिस्टम 2 को। तो फोटो सिस्टम 2 ने जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, दोबारा इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। फोटो सिस्टम 1 को कहाँ से मिलेंगे? ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ फोटो सिस्टम 2। अच्छा, इसके अलावा जो ये इसके बाद जो ऑक्सीजन होगी, ये O, ये एक दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ ऑक्सीजन बना लेगी और ये ऑक्सीजन फिर रिलीज हो जाएगी। तो ये तो हो गया। अब देखो आगे क्या होगा। इसके पास जो फोटो सिस्टम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 है, ये इसके जो ये यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आगे इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा कहाँ? इन इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर देगा किसकी तरफ? फोटो सिस्टम 1 की तरफ ट्रांसफर कर, यानी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा फोटो सिस्टम 1 की तरफ। यानी यहाँ से फोटो सिस्टम 1 पे जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जंप लगाकर नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर क्या होंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे जिनके ज़रिए ये जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर देखो कौन-कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। एक तो होगा प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा
जिसको हम कहेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा जिसको हम कहेंगे प्लास्टोसाइनिन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं क्या? बेसिकली इसमें प्लास्टोक्वेनिन जो है एक प्रोटीन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी क्या है? प्रोटीन है। प्लास्टोसाइनिन क्या है? ये कॉपर कंटेनिंग क्या है? प्रोटीन है। तो ये सब क्या है? प्रोटीन ही है। अब क्या होता है, प्लास्टोक्वेनिन जो है वो कॉनिन कंटेनिंग प्रोटीन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, प्लास्टोसाइनिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। अब होगा क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 के पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले देगा किसको? प्लास्टोक्वेनिन को। प्लास्टोक्वेनिन से चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन के बाद जो है ये जब इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो प्लास्टोसाइनिन से ये किस में चला गया? ये चला गया फोटोसिस्टम 1 में। तो क्या हुआ? फोटो सिस्टम 1 को भी इलेक्ट्रॉन मिल गया और फोटो सिस्टम 2 को भी इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन बात याद रखने की क्या है कि फोटो सिस्टम 2 ने जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, जो अपने इलेक्ट्रॉन इसके जो रिमूव हो गए थे इसके पास से इलेक्ट्रॉन, जो इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस था, वो किससे पूरा हुआ? वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से पूरा हुआ है। वो किससे पूरा हुआ है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटो सिस्टम 1 ने जो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, जिनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 ने एक्सेप्ट किया था, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, इसका लॉस किसने पूरा किया? इसका लॉस पूरा किया है उन प्रा फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 ने कैप्चर किया था, वो आगे मूव करके कहाँ आ गया? वो आ गया किसके पास? फोटो सिस्टम 1। यानी फोटो सिस्टम 1 के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है, वो फोटो सिस्टम 2 का आया, और फोटो सिस्टम 2 के पास जो इलेक्ट्रॉन आए, वो वाटर के आए, और उसके बाद फिर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता हुआ यहाँ आ गया। अब एक बात याद रखो, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या रिलीज होती है? उस दौरान रिलीज होती है एनर्जी। इस दौरान क्या रिलीज होगी? इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस काम आएगी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाने में काम आएगी। अब ये एटीपी इतना, जैसे मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ऐसे सिंपली बन नहीं जाता। ये तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जब एटीपी बनेगा किस तरीके से, वो कौन से स्टेप हैं जिनमें एटीपी बनेगा। तो यहाँ से जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सी वाली? जो फोटो सिस्टम 2 से लेके फोटो सिस्टम 1 की तरफ है। इसको कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में है। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन पास पास होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाती है। इस तरह का जो एटीपी बनता है, इस प्रोसेस की अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना याद रखो कि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनते हैं, उसको कहते हैं फोटो फोस्फोरिलेशन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया है लाइट ने, जिससे ये एटीपी बने। तो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनते हैं, इसको क्या कहते हैं? फोटो फोस्फोरिलेशन। और जो मैकेनिज्म है एटीपी बनने का, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनने का जो मैकेनिज्म है, उसको कहते हैं केमियो केमिओस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं? केमिओस्मोसिस। किसको? मैकेनिज्म को, उस मैकेनिज्म को, एटीपी बनने के मैकेनिज्म को केमिओस्मोसिस कहते हैं, और जो एटीपी बनने का प्रोसेस है, उसको क्या कह रहे हैं? उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं। ये केमिओस्मोसिस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक अलग से सेपरेट लेक्चर इस पर बनाकर बताऊंगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता लग गया, जो कहां से कहां गया। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करके यहाँ से यहाँ गया, वो किस काम आया? उसकी एनर्जी किस काम आ गई? उसकी एनर्जी काम आ गई क्या बनाने में? एटीपी बनाने में। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन की 2 प्रोडक्ट तो यहाँ बन गई ना, जो हमें पता था कि लाइट रिएक्शन में 2 चीजें जो बन रही हैं, एक एटीपी भी बन गया, और दूसरा क्या बन गया? ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो गई एज अ बाय प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 है, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, किसके? फोटो सिस्टम 1 के। इनके साथ क्या हुआ? अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 जो है, ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा एक सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, और इस सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कैरियर मौजूद होंगे, उनमें एक होगा फेराडॉक्सिन, और एक एंजाइम होगा एनएडीपी रिडक्टेज, एक एंजाइम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा? एफएडी को दे देगा। एफएडी इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एफएडी इलेक्ट्रॉन दे देगा। एफएडी से ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? एनएडीपी रिडक्टेज ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और एनएडीपी रिडक्टेज ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? ये इन इलेक्ट्रॉन को लेकर इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा किसको? एनएडीपी को। ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा? एनएडीपी को ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देगा। और साथ में क्या करेगा? ये एनएडीपी हाइड्रोजन आयन भी ले लेगा। साथ में स्ट्रोमा से क्या ले लेगा? इस तरह के जो हाइड्रोजन आयन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनएडीपी। एनएडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपीएच में। यानी एनएडीपीएच में हाइड्रोजन तो उसने स्ट्रोमा से ले लिए क्लोरोप्लास्ट के, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाले ले लिए, और एनएडीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एनएडीपीएच में। तो ये तीसरी प्रोडक्ट भी बन गई, जो क्या थी? जो थी एनएडीपीएच। तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हुआ? लाइट रिएक्शन में मैंने आपको बताया तीन प्रोडक्ट, दो मेन तो प्रोडक्ट दो होती हैं, एक एटीपी और एक एनएडीपीएच, और साथ में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। कैसे बनी ये आपने देख लिया। अब एक और बात याद रखोगे, ये जितने भी मैंने फोटो सिस्टम बनाए, ये जो मैंने दोनों फोटो सिस्टम बनाए, ये जो मैंने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बनाए दोनों, और ये जो मैंने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाई है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 है। ये सब के सब थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में होती हैं। ये सब कुछ सब कहाँ मौजूद होते हैं? ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में ही मौजूद होते हैं। लेकिन वो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बनाकर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इस वजह से मैंने ये अलग से बनाए हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखो। देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो वापिस फोटो सिस्टम 2 में नहीं आए। मतलब फोटो सिस्टम 2 ने जो 2 अपने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये दोबारा तो फोटो सिस्टम 2 में नहीं आए ना। और फोटो सिस्टम 1 ने जो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये भी दोबारा फोटो सिस्टम 1 में नहीं आए। यानी जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से निकल गए, तो वो कम बैक नहीं हुए, अपने फोटो सिस्टम में दोबारा नहीं आए। तो इस किस्म का इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फोटो सिस्टम से जब निकलते हैं, तो दोबारा फोटो सिस्टम में नहीं आते। तो इस किस्म का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसको क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ज्यादातर प्लांट के अंदर मोस्टली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही होता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो खास कंडीशंस में होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रीडोमिनेंट जो प्लांट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है? वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। और इसमें जो एटीपी बनते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, इस एटीपी बनने को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इस एटीपी बनने को क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, पहले वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही डिस्कस करेंगे। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इधर देखो, अभी तक क्या बात करी थी मैंने, अब आपकी बुक के अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को दो ही स्टेप में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर ली कि हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होता है, उसमें ये तीन चीजें बनती हैं, एटीपी, एनएडीपीएच2 और ऑक्सीजन। कैसे बनती हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं आगे, स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर यहाँ पर मैंने जो आपको लाइट रिएक्शन बताया है, अगर इस लाइट रिएक्शन के स्टेप देखें, तो अगर मैं इसके स्टेप्स को समराइज करूं, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम। आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। इसने भी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और इसने भी क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होके वो अपना ऑर्बिट छोड़ देंगे, यानी क्लोरोफिल से बाहर निकल आएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर इन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 जो है वो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोक्योनन है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, फिर प्लास्टोसाइनिन है, और उससे होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा फोटो सिस्टम 1 में। और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकले, वो दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी फेराडॉक्सिन, उसके अलावा एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम से होता हुआ किसके पास चला जाएगा? एनएडीपी के पास चला जाएगा। ये हो गया दूसरा स्टेप।
केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा तो एटीपी की सिंथेसिस होगी, और एटीपी की सिंथेसिस के प्रोसेस को हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच। ये एनएडीपी के जब इसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और साथ हाइड्रोजन, तो एनएडीपी किसमें रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर एनएडीपीएच बना लेगा। ये जर्नल मेन स्टेप्स हैं किसके, लाइट रिएक्शन के। उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, मैंने भी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो दो तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से निकला तो ये दोबारा वापस फोटो सिस्टम 2 में नहीं आया। ये फोटो सिस्टम 1 से निकला तो दोबारा फोटो सिस्टम 1 में नहीं आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं non-cyclic electron flow. In the case of excited electron, after leaving the particular photosystem do not come back at same photosystem. यानी जब excited electron जब फोटो से एक पर्टिकुलर फोटो सिस्टम से निकल जाता है तो वो दोबारा उस फोटो सिस्टम में नहीं आता। लेकिन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्लो लीव a particular photosystem but it come back to that photosystem again। यानी मिसाल के तौर पे ये फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला और ये दोबारा कहाँ आ जाएगा, ये दोबारा फोटो सिस्टम 1 ही में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की जरूरत क्यों पेश आती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये आपको फर्क समझ में आ गया होगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का। हमने जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, हमने अब बात करनी है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। इट इज प्रीडोमिनेंट पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन का जो प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रॉन का जो पाथवे है वो नॉन साइक्लिक ही है। इन दिस प्रोसेस बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर यूज। यानी जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ये बात इस वजह से बताई जा रही है क्योंकि जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होता है, लेकिन इसमें दोनों यूज होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। हेयर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर इन्वॉल्व, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं। अगर आप यहाँ पर देख लो, मैंने जो बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये हो गई और दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये है। इसको कलर ब्लू कलर से जो है यहाँ पर दोबारा शो कर देता हूँ, ये ग्रीन से, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और ये दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यानी जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। एक तो बात ये हो गई कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अलावा non-cyclic photophosphorylation occur continuously but we can divide it into steps। यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कंटिन्यूअसली होता है। कंटिन्यूअसली का मतलब यह है कि ये दोनों दोनों फोटो सिस्टम एक साथ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे, दोनों चेन एक साथ ही चलेंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा क्या किया गया है, इसको जो है वो किसमें डिवाइड कर दिया गया है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को जो है वो कुछ स्टेप्स के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सही ना। अब वो स्टेप जो है वो कौन से हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर बताया है कि फोटो सिस्टम 2, यहाँ से स्टार्ट कर लिया है, ये फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 से लाइट इसके ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फोटो सिस्टम एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट के टू फोटोन को जब एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी एनर्जी को किसको देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड होकर इन्होंने अपना हाई एनर्जी लेवल की तरफ चले गए। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकले तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए कौन बैठा था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 कैप्चर इलेक्ट्रॉन। ये किसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 ने फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। यहां तक बात हो गई। अब दूसरा स्टेप जो है वो क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, देखो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तो इसका तो हॉल खाली हो गया फोटो सिस्टम 2 का। अब फोटो सिस्टम 2 को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने तो अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब उसको
दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? तो उसको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ फिर दोबारा डिटेल बता रहा हूँ। देखो फोटोलाइसिस होती क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ये वाटर है, वाटर का टूट जाना और टूटने के बाद ऑक्सीजन का रिलीज होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फोटोलाइसिस। अच्छा, वाटर ब्रेक अप इनटू टू हाइड्रोजन आइन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ वाटर ब्रेक किसमें हो रहा है? दो हाइड्रोजन आइन में और दो इलेक्ट्रॉन में, और उसके साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन का कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं होगा, हाफ होगा, तो इस वजह से इसको मैंने हाफ कर दिया। दिस ब्रेकडाउन अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एंजाइम। यानी ये जो ब्रेकडाउन होगी ये किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट और एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगी। Electrons are released from water are used to fill the electron holes of photosystem 2। देखो photosystem 2 का मसला यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये जो वाटर टूटा था और ये वाटर के जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, इन्हीं इलेक्ट्रॉन ने जो है फोटोसिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन होल्स थे, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हो गया था उसको क्या कर दिया? उसको फिल कर दिया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये किसको चले गए? ये चले गए फोटोसिस्टम 2 को। तो ये हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब तीसरा स्टेप देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1। यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैप्चर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 2। यानी ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इसने कैप्चर कर लिए थे ना इलेक्ट्रॉन किसके? फोटोसिस्टम 2 के। फोटोसिस्टम 2 के इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिए थे और उसके बाद उसने क्या किया? नाउ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फ्लो टू पीएस फोटोसिस्टम 1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। यानी कह रहा है कि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसके, ये फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 आपको पता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल चुका होगा। उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन किससे होते हुए जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या-क्या मौजूद है? उसमें प्लास्टोक्योनन मौजूद है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स मौजूद है, इसके अलावा प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद है। तो क्या होगा अब यहाँ पर किस तरीके से इसकी पूरी जो है वो स्टेप बनेंगे? फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टो अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो करेगा कैसे? सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से किसकी तरफ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोक्योनिन की तरफ। यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, 2 है, इससे सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? प्लास्टोक्योनॉन को। From plastocyanon, electron flow through a cytochrome complex। यहाँ से ये किसके पास चला जाएगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा। जब भी हम किसी चीज के साथ कॉम्प्लेक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है ये एक ग्रुप है। प्रोटीन का क्या है? ये ग्रुप है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में दो साइटोक्रोम होते हैं, एक साइटोक्रोम B6 और एक साइटोक्रोम F। तभी इसको हम क्या कहते हैं? तभी इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, वहां से जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन, फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं? फिर चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये कॉपर कंटेनिंग क्या है? प्रोटीन है। एंड फाइनली इनकॉर्पोरेट इनटू फोटोसिस्टम 1। और फाइनली ये किसके पास चले जाते हैं? ये फोटोसिस्टम 1 के पास चले जाते हैं। देखो सेम इसी तरीके का सीक्वेंस बन रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इधर गए प्लास्टोकाइनिन के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन के पास चले गए और आखिर में चले गए फोटोसिस्टम 1 के पास। चलो अब आगे आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1 एटीपी आर प्रोड्यूस। जब ये फोटोसिस्टम 1 से फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं तो उस दौरान क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी। यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट मिलता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट को मिलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे होते हैं इन्हीं की एनर्जी जो है ये रिक्वायर यूज होती है, और उससे क्या बन जाता है? एटीपी बनता है। उससे एटीपी बनता है और कहता है दिस एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये एटीपी का बनना लाइट रिएक्शन में क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। और जिस मैकेनिज्म से इस एटीपी की सिंथेसिस होती है इसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। केमियोस्मोसिस क्या होता है ये भी डिटेल में हमने आगे पढ़ना है। किस तरी इस ये मैकेनिज्म क्या है एटीपी सिंथेसिस का, इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब तीसरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर जो था फोटोसिस्टम
2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी तो हमने बात यहाँ पर कर ली। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 ने एक्सेप्ट किया और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए कहाँ चले गए, आ गए थे फोटो सिस्टम 1 में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में आए थे, तो फोटो सिस्टम 1 ने भी लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए थे, निकाल दिए थे। तो हुआ क्या था, व्हेन फोटो सिस्टम 1 को या P700 कह लें इसको, in the reaction center of photosystem 1 molecule absorb 2 photon of light, यानी उसके भी जब एंटीना कॉम्प्लेक्स 2 फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे एंड बूस्टेड टू हायर एनर्जी लेवल, वो भी अपना छोड़कर जो है हायर एनर्जी लेवल में बूस्ट हो जाएंगे, यानी बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अब इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, इनको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 ने। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ प्राइमरी फोटो सिस्टम 1 कैप्चर बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको किसने कैप्चर कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 ने कैप्चर कर लिया। क्रिएटिंग हॉल्स, क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन हॉल्स। अब उसके बाद इसकी इधर इधर भी क्या होगा, जब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को किसने फिल कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, जो कहां से आया, जो आया फोटो सिस्टम 1 से। तो वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको कहा था कि फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल को वाटर स्प्लिट होके फिल करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन होल्स को कौन फिल करेगा, इसको फिल करेगा ये फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन हॉल्स, इसे फिल हो गया, ये हो गया, रिसीव उससे कर लिया। अब आगे देखो, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू NADP। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा, ये फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 की तरफ गया और उसके बाद फिर ये जाएगा NADP के पास ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन जाएगा किससे, एक सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो ये थी ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये है, जिसमें क्या होगा, फेराडोक्सिन होगा और NADP रिडक्टेज होगा। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 passes the photo excited electron to second electron transport chain, और second electron transport chain में क्या है, the electrons are accepted by फेराडोक्सिन, ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने जो है वो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्ट कर लिए फेराडोक्सिन ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके पास आए, ये आए फेराडोक्सिन के पास। और उसके बाद क्या हुआ, फेराडोक्सिन से एन एंजाइम NADP रिडक्टेज, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं NADP रिडक्टेज। इसको फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं। इसको फ्लेवोप्रोटीन क्यों कहते हैं, इसके अंदर एक नाइट्रोजिनस येलो वाटर सोल्यूबल एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है जिसको हम फ्लेविन कहते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इस एंजाइम में एक नाइट्रोजिनस येलो वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजिनस पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेविन। और फ्लेविन होने की वजह से इसको हम फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम कहते हैं। अक्सर ये फ्लेविन को एंजाइम के तौर पर एंजाइम के साथ अटैच होता है और ज्यादातर ये डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं, जो डिहाइड्रोजिनेशन का काम करते हैं, उनके साथ होता है। तो एन एंजाइम NADP रिडक्टेज ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD टू NADP। और वही वाली बात मैंने अभी पीछे आपको बता दिया कि अब यहाँ पर क्या होगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाकर कहाँ ट्रांसफर कर देगा, NADP के पास ट्रांसफर कर देगा। और NADP के पास जब ये ट्रांसफर कर देगा तो NADP जो है वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर और स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। तो यहाँ पर आप देख लें, ये NADP था, इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसको हाइड्रोजन मिले, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए वहां से सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, हाइड्रोजन इसने स्ट्रोमा से उठाया और ये कन्वर्ट हो गया NADPH प्लस H। अब ये प्लस H मैंने क्यों लगाया, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जहां पर मैंने आपसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस किया था, वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर NADPH और प्लस H क्यों लिखा। So it was all about cyclic, non-cyclic electron flow. The path of electron through the two photosystem during non-cyclic electron flow is known as Z scheme. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हुआ है ना, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ये आपको पता है मैं कौन कौन सी चीजें बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर से फिर यूं आ गया यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ गया,
और फिर ये ऐसे आ गया यहाँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ने जो फ्लो किया है, अब है तो ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, लेकिन इसका जो पाथ बन रहा है, ऐसे रास्ता बन रहा है, ये ज़िगज़ैग मैनर में बन रहा है, ऐसे ज़िगज़ैग। तो इस वजह से इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड जेड स्कीम? ड्यू टू कॉन्सेप्चुअल जिगजैग शेप, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन फ्लो में यहाँ पर जो शेप बन रही है वो ऐसे जिगजैग शेप बन रही है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जेड स्कीम कहते हैं। ये तो हो गया नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। चलो अभी थोड़ी सी बात, आपको एक जनरल सी बात बता देता हूँ कि ये अब साथ ही में कि ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है। थोड़ा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट उसमें जो है वो केमो ऑस्मोसिस को डिस्कस कर लेंगे। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, अब ये नॉर्मली तो प्लांट के अंदर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अब ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो प्लांट में क्यों होता है? तो मेरी एक बात याद रखो कि जो डार्क रिएक्शन होता है ना, डार्क रिएक्शन में आपको लाइट रिएक्शन की जो दो प्रोडक्ट होती हैं, एटीपी की भी जरूरत होती है। एटीपी की एसिमिलेटिंग पावर होती है, और एनएडीपीएच जो है वो रिडक्शन पावर है, वो उसमें हेल्प करता है। दोनों ही चाहिए होते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एटीपी कम बनते हैं और एनएडीपीएच नॉर्मल बन गए, लेकिन एटीपी क्या हो गए? कम बने। क्योंकि डार्क रिएक्शन में एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा एटीपी रिक्वायर होते हैं एनएडीपीएच से। तो कभी-कभी क्या होता है इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, जैसे इस तरह से ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसमें कभी-कभी क्या होता है कि एनएडीपीएच तो कंप्लीट बन गए, लेकिन क्या है, एटीपी जो है वो क्या है? कम बने। एटीपी की प्रोडक्शन कम हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होती है, तो उस वक्त नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो वक्ती तौर पे शिफ्ट हो जाता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 यूज नहीं होता, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ क्या यूज होता है? सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होता है, फोटो सिस्टम 2 यूज नहीं होता। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके किसके पास चले जाते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। लेकिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? फेराडॉक्सिन को। किसको दे देगा? फेराडॉक्सिन को। और फेराडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? इसको दे देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। किसको देगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम इन कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन दोबारा इसको किसको दे देगा? फोटो सिस्टम 1 को। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 1 से निकला और दोबारा फोटो सिस्टम 1 में ही आ गया। तो भाई इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहेंगे ना। जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे इस रास्ते से घूम के दोबारा कहाँ आ गया? ये दोबारा फोटो सिस्टम 1 में आ गया। तो ये क्या होगा? ये होगा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इसमें सिर्फ एटीपी बनेंगे। यहाँ पर ये जब फ्लो कर रहा होगा उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, और क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे। अब थोड़ा-सा फ़र्क देख लो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखना चाहो, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फ़र्क क्या होता है। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। और साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इसको हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब देखो, इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न बैक टू सेम एक्साइटेड क्लोरोफिल। यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम बैक टू सेम फोटो सिस्टम। उसी फोटो सिस्टम में जहां से निकलता है वो दोबारा नहीं आता। जबकि साइक्लिक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम बैक टू सेम फोटो सिस्टम। जहां से निकला था उसी फोटो सिस्टम में वापस आ गया। उसी फोटो सिस्टम में दोबारा क्या आ जाता है? वापस आ जाता है।
अच्छा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में बोथ फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 आर यूज। इसमें दोनों ही यूज होते हैं, फोटो सिस्टम 2 भी यूज होता है और फोटो सिस्टम 1 भी। जबकि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इज यूज, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होता है। इसमें जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में बोथ एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस, इसमें दोनों चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एटीपी भी और NADPH भी। जबकि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ओनली एटीपी प्रोड्यूस, इसमें सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में आपको पता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसको दोबारा तो नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए वाटर स्प्लिट होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जैसे इसमें नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें कोई फोटोलाइसिस की नहीं होती, नॉट ऑक्सीजन रिलीज, और ना ही इसमें जो है वो क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम, सॉरी, बिटवीन नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो देखें आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस कर लिया लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सिर्फ अब एक चीज रह गई है, केमोस्मोसिस, वो मैंने आपको बतानी है। तो ये देख लेंगे, मैंने आज जितना कुछ आपको बता दिया। Mechanism of photosynthesis is divided into two steps. One is light reaction, and another one is dark reaction. Today I told you about light reaction. What I told you about light reaction, that light reaction always take place in the presence of sunlight. It always take place in the presence of sunlight. But where it take place? It take place in the thylakoid membrane of chloroplast. This is chloroplast, and this is a thylakoid. And these all photosystem and all electron carrier or all electron acceptors, these all are present in this thylakoid membrane। यानी जितने भी मैंने आपको बताया फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सब किस में होते हैं, ये तमाम इन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तमाम के तमाम थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में क्या है, ये मौजूद हैं। इसके अलावा आज जो हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस डिटेल में जो किया था वो कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो डिस्कस किया, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है प्लांट्स के अंदर जनरली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जब लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइटेड हो गए और अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, ये बाहर एक्साइटेड होके बाहर निकल गए। अब जैसे ही बाहर निकलता है ये दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको कैप्चर करने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1। इसने इसको क्या कर लिया, ये कैप्चर कर लिया। अब इसने तो कैप्चर कर लिया, लेकिन इसका जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पर जो मैंने बनाया है फोटो सिस्टम 2, अपने दो इलेक्ट्रॉन उसने तो एक्साइटेड होके निकाल दिए, लेकिन एक्साइटेड होके निकाल तो दिए अपने दो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 ने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इसके साथ मसला है कि इसके तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब उसको अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो हैप्पी हो गया, इसके तो दो इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, और ये साइड है, इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसके ऊपर जो है वो वाटर करेगा यहाँ पर काम, वाटर अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा सनलाइट की मौजूदगी में, H और OH में, और अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इसको दे देगा। एंड इट इज अगेन, दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, और जब इलेक्ट्रॉन इसको दो मिल गए तो ये क्या हो गया, ये हैप्पी हो गया। और यहाँ से जो फोटो सिस्टम 2 था, फोटो सिस्टम 1 है यहाँ पर, इस फोटो सिस्टम 2 ने भी एक्साइटेड होकर अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल तो दिए, मगर अभी ये भी सैड है कि दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, अब इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास, इलेक्ट्रॉन हॉल तो खाली हो गया, अब कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो फिर करता है ये फोटो सिस्टम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 जो है
अब वो इसकी एनर्जी लेके अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 भेजता है इसको इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को, सही ना? ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को भेजेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेगा मैं अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ, देखो किस तरह से देता हूँ। लेकिन इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन वो कहेगा डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकता यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, प्लास्टोक्वेनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, इनसे गुजरता हुआ, इन सीढ़ियों से गुजरता हुआ, होता हुआ आखिर में कहाँ आ गया? ये आ गया इसके पास। और नाउ इट अगेन हैप्पी, ये दोबारा क्या हो गया? ये दोबारा हैप्पी, इसको जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे दोबारा मिल गए, सही ना? लेकिन इसने एक काम, इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान एक इंपॉर्टेंट काम हो गया कि इस दौरान इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गए मगर बगैर एनर्जी के, क्योंकि एनर्जी तो सारी लॉस कर कर आ गए थे। और वो उस एनर्जी जब इसकी लॉस हुई है तो उसमें फायदा क्या हुआ? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बना दिया गया। और इसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे उनको एक्सेप्ट कर लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 ने। नाउ इट इज हैप्पी। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन चाहिए NADP को, NADP को ये कहेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हें देता हूं, लेकिन दूंगा डायरेक्ट नहीं, पहले ये दूंगा फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे तो नहीं रहा होता, लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, ये इलेक्ट्रॉन लेता है फेरोडॉक्सिन से और लेकर NADP को दे देता है। NADP को इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो कहता है चलो यहाँ से हाइड्रोजन भी उठा लूं और पूरा किस में कन्वर्ट हो जाऊं? NADPH में। तो ये देखें ये पूरा का कंप्लीट जो है वो मैंने आपको क्या बता दिया? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हमने वहां पर देख लिया था। चलें अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम केमो ऑस्मोसिस को जो है वो डिटेल में देखेंगे।